नाउ वी विल डिस्कसिंग द टॉपिक प्रोबेबिलिटीज थ्योरम। इसके अंदर हमारे पास दो थ्योरम्स होती हैं, एक एडिशन थ्योरम और एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो सबसे पहले हम एडिशन थ्योरम को स्टडी करते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए होती है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई दो इवेंट है, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगा। एक इवेंट आपके पास प्रेजेंट होगा तो दूसरा आपके पास एब्सोल्युटली एब्सेंट होगा, और यदि आपके पास दूसरा इवेंट प्रेजेंट होगा तो आपके पास पहला इवेंट एब्सोल्युटली एब्सेंट होगा। एडिशन थ्योरम के लिए मान लीजिए आपने n सिस्टम को लिया है, जहां पर आपने n सिस्टम के अंदर मान लीजिए आपने n सिस्टम्स लिए हैं, जिसके अंदर से n r सिस्टम r के रिजल्ट को एग्जिबिट करता है और n s सिस्टम s के रिजल्ट को एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है तो या तो हमारे पास r आएगा और या हमारे पास s आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r और s यानी कि r यूनियन s, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे ऑफ r और s तो वो आ जाएगी हमारे पास nr प्लस ns अपॉन n। n क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे r के रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी और s के रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा nr प्लस ns अपॉन n। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो nr अपॉन n प्लस ns अपॉन n। तो nr अपॉन n यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ r प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ s। मान लीजिए आपके पास एक लार्ज सिस्टम है जिसके अंदर n एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, और मान लीजिए कि n1 पहले पार्टिकल का नंबर है, n2 दूसरे पार्टिकल का नंबर है, सो ऑन। यहाँ पर n पार्टिकल तक हमने परफॉर्म किए हैं एक्सपेरिमेंट, सो n हमारा n पार्टिकल का रिजल्ट है। अब हमने टोटल निकालना है, तो टोटल क्या होगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n इक्वल्स टू n लार्ज सिस्टम। तो ये अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय n, अगर हम इसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 अपॉन n प्लस सो ऑन प्लस n अपॉन n इक्वल्स टू दिस इज n अपॉन n। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n पार्टिकल्स, और n हमारा कैंसिल होके क्या बनाता है? 1। दिस इज इक्वल टू 1। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि n नंबर तक है, सिग्मा n I1 to n pi प्लस pi इक्वल्स टू 1। और ये जो हमारी फॉर्म होती है ये होती है नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू होते हैं 52 कार्ड्स। तो इसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। नाउ इसने कहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कार्ड टू बी ए किंग। अब इसने कहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि आपके पास जो कार्ड है वो एक किंग का होगा और या फिर एक जैक का होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड टू बी ए किंग, तो किंग के लिए हमारे पास कितने किंग है? इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया कि आपको रेड लेना है, हार्ट लेना है, स्पेड लेना है। तो इसके लिए आपके पास कितने किंग हो गए? पूरे टोटल कार्ड के अंदर 4 किंग्स हो गए, 4 किंग्स होंगे अपॉन 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स।
सो इसको अगर आप 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 1/13 बच जाएगा। इस ऐसे ही आपको अब कहा गया है कि या तो किंग हो और या एक जैक हो, तो अब आपको एक जैक की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड टू बी ए जैक, सो पूरे कार्ड के अंदर कितने जैक होते हैं, 4 जैक होते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो इसको भी अगर आप 4 के टेबल पर कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 1/13 आ जाएगा। अब उन्होंने कहा क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी ए किंग और जैक, यानी कि या तो वो राजा हो और या वो जैक हो, यानी कि दोनों में से कोई भी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक इक्वल्स टू, यही एडिशन थ्योरम हमने लगानी है, 1/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, that is also 1/13, this is equals to 2/13। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यूज होती है। अब इसमें कहा गया है कि अगर इसके अंदर आपको कंसिडर करना है सेम टू सेम n नंबर ऑफ सिस्टम, उसके अंदर NR हमारा R इवेंट को शो करेगा और NS हमारा S इवेंट्स को शो करेगा। और लेट कर लो कि NRS ये आपके दोनों इवेंट R एंड S दोनों इवेंट शो करेगा। तो अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PRS इक्वल्स टू, अब ये R एंड S की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो NRS क्या है, सो द नंबर ऑफ सिस्टम एग्जिबिटिंग जॉइंटली बोथ R एंड S इज, that is NRS, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, लेट दिस सपोज 1, दिस इक्वेशन को हम 1 मानेंगे, NRS नंबर ऑफ R और प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि NRS इक्वल्स टू नंबर ऑफ S और प्रोबेबिलिटी ऑफ R। सो अब हम दोनों को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो इसके अंदर सबसे पहले इक्वेशन 1 के अंदर हम पहले इसको पुट करके, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PRS इक्वल्स टू, NRS की वैल्यू पुट कर देंगे, NR अपॉन N, सो NR अपॉन N ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ R एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर हो गए। सो PRS हमारे पास हो गया PR मल्टीप्लाइड बाय PS। ऐसे ही अब हम इक्वेशन 1 के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा PRS इक्वल्स टू NSPR अपॉन N, तो NS अपॉन N हो गया PS प्रोबेबिलिटी ऑफ S इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R इवेंट। सो PRS इक्वल्स टू PS multiplied by PR। Now move on to the topic permutation and combination। So permutation को हम इस तरीके से लिखते हैं NPR और combination को हम NCR के तरीके से लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने +1 +2 के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि NPR इक्वल टू होता है, सो ये हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR, और दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एंड दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये है आपका परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, और ये है आपका कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन किस चीज की, परम्यूटेशन के अंदर होता है अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, और कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन, मीन्स select r things out of n things। परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट होती है। अगर आपको मान लीजिए रैंडम नंबर्स दे देते हैं, मान लीजिए आपको देते हैं 1 6 7 9 1 2
तो अगर आपको कह दिया जाए 2 4, तो ये इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आपको कह दिया जाए कि इसको 1 to 10 ऑर्डर के अंदर आपको इसे अरेंज करना है, तो 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद में 3 नहीं है, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरीके से। तो अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर मैटर्स करता है कि 1 पहले आएगा या 2 पहले आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर मैटर्स। और सिलेक्शन के अंदर मान लीजिए 5 लोग इंटरव्यू के अंदर अपना इंटरव्यू देने गए, उनमें से उनकी डेस्क ने सिलेक्ट करने हैं 2 प्रोडक्ट डेवलपर सिलेक्ट करने हैं मान लीजिए। तो प्रोडक्ट डेवलपर्स अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो वो दोनों की वैकेंसीज इक्वल हैं, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या है। इसे हम फर्दर एग्जाम्पल से बाद में समझेंगे। सो इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट और ऑर्डर इज इररेलेवेंट। नेक्स्ट अब इस एग्जाम्पल को देखो। सपोज यू आर हैविंग 3 शार्पनर्स। तो मैं शार्पनर्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। दीज आर माई शार्पनर्स। S1 मान लेते हैं इसे, S2 और S3, ठीक है। और मेरे पास दिए गए हैं 2 पेंसिल्स एंड 2 पेंसिल्स। सो दीज आर माई 2 पेंसिल्स, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो आप इनको कितने वेज के अंदर एक आइटम को पिक कर सकते हो? या तो आप S1 लोगे, या तो आप S1 यानी कि शार्पनर लोगे, पहला शार्पनर, और या फिर आप S2 लोगे, और या आप S3 लोगे, और या फिर इन सभी को छोड़ के P1 लोगे पेंसिल, और या फिर P2 लोगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास शार्पनर चूज करने के यहाँ पर 3 वेज हैं। या तो मैं S1 लूंगी, या S2, या S3। तो यहाँ पर मेरे पास 3 वेज हैं शार्पनर चूज करने के। और या फिर मैं पेंसिल्स लूंगी, और पेंसिल्स चूज करने के मेरे पास या तो मैं P1 लूंगी और या मैं लूंगी P2। तो यानी कि पेंसिल चूज करने के मेरे पास 2 वेज हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये और आ गया बीच में, ये या तो मैं शार्पनर लूंगी और या मैं 2 पेंसिल्स लूंगी। ओके, सो या तो मैं 3 शार्पनर्स लूंगी और या फिर मैं 2 पेंसिल्स लूंगी। सो यहाँ पर और आ गया। सो और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन के अंदर क्या होता है, या तो आपका शार्पनर्स लोगे आप, और या आप पेंसिल्स लोगे। और यूनियन के अंदर क्या होता है? यूनियन के अंदर होता है एडिशन। सो 3 + 2 = हो जाएगा हमारे पास 5 वेज है हमारे पास एक आइटम को पिक करने के। अब आपको बोल दिया जाए कि इन 3 शार्पनर्स और 2 पेंसिल्स में से आपको एक शार्पनर और एक ही पेंसिल चूज करनी है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, पहले आप शार्पनर को चूज करोगे और फिर आप पेंसिल को चूज करोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिया शार्पनर S1 और फिर आपने चूज की पेंसिल P1, और या फिर आप चूज करोगे पेंसिल P2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिपेंडेंट है। जब आप शार्पनर चूज करोगे उसके बाद आप पेंसिल चूज करोगे, तो ये डिपेंडेंट है अकरेंस। ओके, सो S1 चूज करने के बाद आप P1 या P2 चूज करोगे। उसके बाद अगर आपने सेकंड शार्पनर भी चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, या आप पेंसिल P1 चूज करोगे या आप P2 चूज करोगे, और आप S3 भी चूज कर सकते हो। और उसके बाद में आप P1 पेंसिल चूज कर सकते हो और P2 पेंसिल चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कितने वेज बन गए। अब S1 P1 ले सकते हो, आप S1 चूज करके P1, या आप S2 P2 ले सकते हो, S1 P2 ले सकते हो, या आप S2 P1 ले सकते हो, S2 P2 ले सकते हो, S3 P1 ले सकते हो, और या फिर आप S3 P2 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कितने वेज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर आपके पास चूज करने के 6 वेज बन रहे हैं। 6 वेज से आप एक पेंसिल और एक शार्पनर चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने एडिशन किया था, यहाँ पर सिंपल है 3 × 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 3 × 2 होता है हमारे पास 6।
तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, यहाँ पर हमारी एडिशन थ्योरम लग रही है और यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनाग्राम्स। सो एनाग्राम्स फॉर्मिंग लेटर्स होते हैं। मान लीजिए मैंने एक 5 लेटर्ड वर्ड लिया है, ये टाइगर। ओके, तो मैं इसको कितने वेज के अंदर अरेंज कर सकती हूँ, ये अरेंजमेंट के ऊपर आया। मैं इसको कितने वेज के अंदर, यानी कि एनाग्राम्स होते हैं कि आपको ये जो वर्ड दिया गया है इसका आप उल्टा पुल्टा कोई भी शब्द बना दीजिए, एक एक लेटर को आगे रखकर या पीछे रखकर, कैसे भी करकर आप कितने वेज से इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, डजेंट मैटर, जब तक आपको ना बोला गया हो। और तो आप इस लेटर को कितने वेज के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो तब जब रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि आपका वर्ड जो है वो रिपीट हो सकता है, और सेकंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जैसे कि यहाँ पर 5 वर्ड्स लेटर है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 चेक बॉक्स हैं ये। तो अब देखिए मैं टी को, अब मेरे पास इस वर्ड, दिस इज माई बॉक्स, दिस इज माई फर्स्ट बॉक्स, तो मेरे पास इस बॉक्स के अंदर लेटर डालना है। तो मेरे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, मैं 5 वेज से लेटर्स को डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 5 वेज है। मैं टी डाल सकती हूँ, मैं आई डाल सकती हूँ, जी डाल सकती हूँ, और ई डाल सकती हूँ, और आर डाल सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 5 वेज हैं जहाँ से मैं इस लेटर को डाल सकती हूँ, फर्स्ट लेटर मैं अपना डाल सकती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास रिपीटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पर मेरे पास रिपीटेशन अलाउड है। अब यानी कि जो मैंने फर्स्ट बॉक्स में डाला है वो मैं सेकंड बॉक्स में भी डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने वेज हो गए, 5 वेज हो गए। ऐसे ही मैं थर्ड बॉक्स के अंदर भी, जो मैंने 2 बॉक्स के अंदर डाला है वो मैं थर्ड बॉक्स में भी डाल सकती हूँ। सो यहाँ पर भी मेरे पास 5 वेज हो गए। सिमिलरली मेरे पास लास्ट वाले 2 बॉक्सेस के अंदर भी 5 वेज हो गए, क्योंकि जो मैंने पहले 3 बॉक्सेस के अंदर डाला है वो मैं लास्ट वाले 2 बॉक्सेस में भी डाल सकती हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। अब आपको बोल दिया जाए कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब आपको रिपीट करना अलाउड नहीं है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स के अंदर लिख दिया वो आप सेकंड बॉक्स में नहीं लिख सकते, तब आपका क्या आंसर होगा। सो दीज आर माई 5 चेक बॉक्स। ओके, तो मेरे पास पहले बॉक्स में डालने के लिए कितने लेटर्स हैं, कितने वेज से मैं लेटर्स को डाल सकती हूँ, 5 वेज से। अब मेरे पास 5 में से मेरा 1 चला गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो मैंने पहले बॉक्स में फिल कर दिया वो मैं बाकी के बॉक्सेस में फिल नहीं कर सकती। तो 5 में से मेरे 4 बच गए। अब मेरे पास सेकंड बॉक्स में कितने वेज से मैं लेटर को डाल सकती हूँ, 4 वेज से मैं लेटर को डाल सकती हूँ। अब मेरे पास 2 लेटर्स कम हो गए, क्योंकि मैंने 2 लेटर्स ऑलरेडी 2 बॉक्सेस में डाल दिए हैं। अब मैं उन 2 लेटर्स को फर्दर 3 बॉक्सेस में यूज नहीं कर सकती। तो मेरे पास कितने लेटर्स बच गए, मेरे पास 3 लेटर्स बच गए। तो अब मेरे पास थर्ड बॉक्स में डालने के लिए 3 लेटर्स बचे हैं और मैं 3 वेज से उसको डाल सकती हूँ। सिमिलरली 2 वेज बच जाएंगे हमारे पास यहाँ पर लास्ट सेकंड बॉक्स में, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट में बच जाएगा वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, जो कि हमारा 1 ही होगा। तो मैं यहाँ पर लास्ट बॉक्स के अंदर 1 वे से लेटर को अरेंज कर सकती हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास कितने लेटर्स बन जाएंगे, सो मैं यहाँ पर कितने वेज से लेटर्स को अरेंज कर सकती हूँ व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 5 into 4 into 3 into 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 120 वेज से मैं इसे अरेंज कर सकती हूँ टू 1। सो और ये जो हमारा है 5 to 1 तक, क्योंकि इसकी कंटिन्यूस काउंटिंग जा रही है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 ये 4 नंबर दे दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपको इसे 3 डिजिट नंबर के अंदर डालना है, और आपको ये 4 नंबर दे दिए गए हैं। आपको इसमें से
3 नंबर का डिजिट बनाना है और आपको ये बताना है कि कितने वेज से आप इस 3 डिजिट नंबर को बना सकती हैं। पहला केस तो तब लेंगे जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पर मेरे पास मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 चेक बॉक्स मैंने ले लिए। अब मैं फर्स्ट बॉक्स के अंदर कितने वेज से नंबर को प्लेस कर सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, तो मैं 4 वेज से यहाँ पर नंबर को लिख सकती हूँ। सेकंड बॉक्स के अंदर अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो यहाँ पर मेरे पास 4 में से अब 3 नंबर्स बच गए, यानी कि जो मैंने पहले बॉक्स में लिखा है वो मैं सेकंड बॉक्स में नहीं लिख सकती, तो यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स बच गए। सो यहाँ पर सेकंड बॉक्स में मैं 3 वेज से नंबर को अरेंज कर सकती हूँ। अब लास्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास जो मैंने पहले 2 बॉक्सेस के अंदर नंबर लिख दिया, मैं उसे लास्ट बॉक्स के अंदर नहीं लिख सकती। सो यहाँ पर मेरे पास 4 में से 2 वेज बच गए, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर रह गए, तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेज बच गए। अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3 × 2, यहाँ पर मेरे पास 12 वेज आ जाएंगे व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन ये बन तो सेम वही जाता है 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला पूरा नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं आया है, इसलिए हम 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते अकॉर्डिंग टू द रूल। सो अब ये आपके पास हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब क्या होगा, अब सेकेंड केस लेते हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पर फिर से मैं 3 चेक बॉक्स ले लेती हूँ। पहले बॉक्स के अंदर मेरे पास अरेंज करने के लिए कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, और मैं उनको 4 वेज से अरेंज कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आ गया 4 वेज। अब सेकंड बॉक्स के अंदर जो मैंने पहले बॉक्स के अंदर नंबर लिया है वो मैं सेकंड बॉक्स में भी ले सकती हूँ। सो यहाँ पर भी मेरे पास कितने वेज आ जाएंगे, 4 वेज आ जाएंगे। अब थर्ड लास्ट के अंदर क्या है, जो मैं पहले 2 बॉक्स, जो नंबर मैं पहले 2 बॉक्सेस के अंदर ले चुकी हूँ वो मैं लास्ट बॉक्स के अंदर भी ले सकती हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास फिर से कितने वेज आ जाएंगे, 4 वेज आ जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू 4 raised to power 3।